हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष भारद्वाज। दोस्तों, अंग्रेज भारत में आए, व्यापार करने का इरादा लेकर आए थे और देखते ही देखते पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लिया। एक भाई को दूसरे भाई से लड़वाया, फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया और पूरे भारत की इकोनॉमी को तहस नहस कर दिया। कैसे अंग्रेजों ने भारत की इकोनॉमी को बर्बाद किया, यही इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे। बहुत ही डिटेल अंदाज में और बहुत ही एक एक पॉइंट को कवर करते हुए हम इस वाले चैप्टर को खत्म करेंगे, इसी वीडियो में खत्म करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, चैप्टर का जो नाम है वो लिखा हुआ है स्क्रीन पे, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये देखिए, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये जो ईव का मतलब होता है, इसका मतलब होता है बिफोर, यानी कि आजादी से पहले भारत की इकोनॉमी कैसी थी। और जाहिर सी बात है कि आजादी से पहले अंग्रेजों का भारत पे राज था, यानी कि ब्रिटिश पीरियड की बात कर रहा है। ये पूरा चैप्टर ब्रिटिश पीरियड की बात कर रहा है। ब्रिटिश पीरियड यानी कि जब ब्रिटिश भारत में थे तब भारत की इकोनॉमी कैसी थी। ठीक है, जाहिर सी बात है अच्छी नहीं रही होगी। तो ये पूरा चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इसी चीज को हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहले बात करते हैं इंडिया बिफोर ब्रिटिशर्स, यानी कि जब भारत में अंग्रेज आए उससे पहले क्या भारत की इकोनॉमी कैसी थी भाई, अंग्रेजों के आने से पहले कैसी थी। तो भाई देखिए, इकोनॉमी की बात करें तो बहुत ही वाइब्रेंट इकोनॉमी थी हमारी। वाइब्रेंट मतलब बहुत ही ज्वलनशील, मतलब कोई सुस्ती नहीं थी, इकोनॉमी अच्छे से ग्रो कर रही थी। सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी थी, यानी कि स्वयं पर निर्भर, अपने आप पर आत्मनिर्भर भारत की इकोनॉमी थी। और प्रॉस्पेरियस इकोनॉमी मतलब समृद्ध। समृद्ध का मतलब बहुत ही सुख संपत्ति भारत के अंदर थी। ऐसे थोड़ी ना भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया, है ना, ये आपने सुना होगा, सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था, सोने की चिड़िया। तो ये भारत की इकोनॉमी ऐसी थी। अच्छा, अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो भाई मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि जीवन जीने का जो मेन सोर्स था वो एग्रीकल्चर ही था। और 2/3 पॉपुलेशन भारत की एग्रीकल्चर में एंगेज थी। तो यानी कि हर 3 में से 2 व्यक्ति एग्रीकल्चर करता था भारत में, और मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था वो। और एक इंपॉर्टेंट बात यहां लिखी है, कल्टीवेटर वर द ओनर ऑफ द लैंड। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कल्टीवेटर का मतलब होता है जो खेत में काम करते हैं, जो खेत में काम करते हैं। कल्टीवेटर ही ओनर थे लैंड के, यानी कि ये जो खेत है ना, इसमें जो काम करते हैं वही खेत के मालिक हैं। ओनर्स जो थे वो कल्टीवेटर थे, कल्टीवेटर के ओनर थे। ठीक है जी। अब देखिए, एक फ्रांस का बंदा था बर्नियर, वो ट्रेवलर था बर्नियर। वो आया इंडिया में, बंगाल में आया 17वीं सेंचुरी में। और उसने भारत की इकोनॉमी को देखकर, एग्रीकल्चर को देखकर बोला कि रिचर देन इजिप्ट, यानी कि भारत जो है वो इजिप्ट से भी रिच है। ये बर्नियर ने बोला था भारत के बारे में, बंगाल को देख के, डिस्क्राइब बंगाल, है ना। तो जाहिर सी बात है भारत की इकोनॉमी, एग्रीकल्चर सब कुछ बिंदास चल रहा था, सब कुछ मौजा ही मौजा चल रहा था। चलिए अब इंडस्ट्री के बारे में चर्चा करते हैं। ये तो हमने इकोनॉमी और एग्रीकल्चर के बारे में चर्चा की, अब हम इंडस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। तो भाई भारत की इंडस्ट्री बहुत बेहतरीन थी। वेल नोन हैंडीक्राफ्ट, ये देखिए, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारी वेल नोन थी। हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथ से बनी हुई चीजें, हाथ से बनी हुई चीजें। बनी हुई चीजें मोस्टली बेटा इसमें क्लोथ्स आते थे, क्लोथ्स, कपड़े ही इसमें लेंगे हम, ठीक है, क्लोथ्स की बात कर रहे हैं। तो भाई वो देखिए कितना फेमस था भारत का हैंडीक्राफ्ट। इसका अंदाजा सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि भाई बंगाल में, जो कि अब बांग्लादेश में पार्ट चला गया है, वहां पे डेक्काई मसलिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको हाईलाइट भी किया हुआ है। डेक्काई मसलिन नाम से एक कॉटन टेक्सटाइल था, एक कपड़ा हुआ करता था कॉटन का,
ठीक है। एग्जीक्यूजिट मतलब होता है कि बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन, और वर्ल्ड वाइड फेमस, पूरे दुनिया में फेमस था वो कपड़ा, डेक्काई मसलिन। और पूरे यूरोप में एक्सपोर्ट होता था वो कपड़ा, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता था, क्योंकि बहुत ही शानदार कपड़ा था, है ना। फाइनेस्ट क्वालिटी, देखिए अगला पॉइंट है, फाइनेस्ट वेराइटी ऑफ मसलिन, उसको मलमल कहा जाता था, मलमल का कपड़ा, ठीक है, मलमल। और उसके दो पार्ट थे, मलमल शाही और मलमल खास। ये मलमल शाही मलमल खास क्या है, ये मलमल है, और मलमल क्या है, मलमल है डेक्काई मसलिन। मलमल क्या है, डेक्काई मसलिन है, यानी कि एक कॉटन का कपड़ा है, कॉटन फैब्रिक है, ठीक है, कॉटन फैब्रिक। और फाइनेस्ट क्वालिटी लिखा है ना, फाइनेस्ट क्वालिटी, जो सबसे अच्छा होता था मसलिन, उसे मलमल बोलते थे। बेटा इसमें से ना क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं आपको थोड़ा इसमें ज्यादा समय दे रहा हूं। डेक्काई मसलिन, कॉटन फैब्रिक, मलमल शाही, मलमल खास, इससे क्वेश्चन बनता है। तो भारत की इंडस्ट्री काफी फेमस थी कॉटन फैब्रिक को एक्सपोर्ट करने में। चलिए जी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था भाई, मौजा ही मौजा था, ये देखिए सब कुछ बढ़िया था। अंग्रेजों के आने से पहले सब कुछ बढ़िया चल रहा था, भारत सोने की चिड़िया था, रिचर देन इजिप्ट था, डेक्काई मसलिन पूरे वर्ल्ड में फेमस था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। और जैसा कि आप जानते हैं कि अच्छी चीज दुनिया से बर्दाश्त नहीं होती, अच्छा फूल देखते हैं लोग तोड़ लेते हैं, है ना। तो अच्छी चीज पूरी दुनिया को उससे बर्दाश्त हुई नहीं, तो भाई ब्रिटिशर्स ने बोला अब हम जाएंगे इंडिया, और इंडिया जाकर इंडिया को बर्बाद करेंगे। भाई ऑफ कोर्स वो इंडिया में आएंगे तो इंडिया को लूटने तो आएंगे। तो भाई देखो ब्रिटिश इंडिया में कैसे आए, ब्रिटिश केम टू इंडिया, इंडिया में कैसे आए कि 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई उन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 31 दिसंबर 1600 में। और उसने परमिशन ली वहां की महारानी एलिजाबेथ से, क्वीन एलिजाबेथ से, कि भैया हम इंडिया चले जाएं, इंडिया जाके हम ट्रेड कर लें। तो ट्रेड का इरादा लेकर आए थे कि ट्रेड करना है। तो भाई वहां की महारानी ने कहा भाई जाओ करो, ट्रेड करो, ट्रेड करने में क्या दिक्कत है। तो 1608 में भाई वो इंडिया आए। और अब देखो परमिशन तो इंडिया से भी लेनी, उनको लेनी पड़ेगी ना इंडिया से परमिशन। तो भाई इंडिया में उस समय जहांगीर का राज था, जहांगीर, ये मुगल बादशाह थे जहांगीर, उनके कोर्ट में गए और कहा कि जी जनाब हमें ट्रेड की परमिशन दे दो इंडिया में, हम ट्रेड करना चाहते हैं, है ना। तो देखिए ये है ना, शराफत का चोला ओढ़ के आए थे, ट्रेड करने का इरादा लेके आए थे, लेकिन अंदर छुपा हुआ मकसद कुछ और था इनका। तो जहांगीर ने, भाई बेवकूफ था जहांगीर, उसने बोला ठीक है जी, ओके जी, इसने भी ओके कर दिया, आओ जी करो जी ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं है। अब धीरे 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 अपने ट्रेड को एक्सपेंड करते गए, अपना बिजनेस सेटअप करते गए, भारत के अलग अलग इलाकों में वेरियस पार्ट्स में अपना बिजनेस लगाया, और एक भाई को दूसरे भाई से लड़वा दिया, फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई इन्होंने। तो भाई अब देखिए ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल कब माना जाता है, कब से भारत में ब्रिटिशर्स का रूल माना जाता है। तो भाई वो देखिए प्लासी का एक युद्ध हुआ था, ये देखा ना, प्लासी, प्लासी एक जगह है बंगाल में, बंगाल में एक जगह है प्लासी। तो वहां पे एक बैटल हुआ, एक वॉर हुआ, लड़ाई हुई, और उसमें अंग्रेज जीत गए। बात कब की है, बात 23 जून 1757 की है, ये डेट इंपॉर्टेंट है बेटा, 1757, इस डेट को अंग्रेज जीत गए। और जीते कैसे बताता हूं आपको कहानी, इसकी बड़ी मजेदार कहानी है, रोचक कहानी है। अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा था रॉबर्ट क्लाइव, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ रहा था रॉबर्ट क्लाइव, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ रहा था, वर्सेस बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, ठीक है जी। तो रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। तो भाई सिराजुद्दौला के एक मंत्री था मीर जाफर, ये नाम सुना होगा आपने, मीर जाफर। आज भी किसी इंसान को अगर गद्दार कहना हो ना, तो उसे मीर जाफर बोलते हैं, भाई तू तो मीर जाफर बन गया। मीर जाफर ने कर दी गद्दारी, ये जाके मिल गया रॉबर्ट क्लाइव के साथ। रॉबर्ट क्लाइव ने पता नहीं क्या लालच दिया इसको, ये रॉबर्ट क्लाइव से जाके मिल गया। सिराजुद्दौला का सेनापति रॉबर्ट क्लाइव से जाके मिल गया, और इसीलिए भारत हार गया, मतलब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब हार गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रॉबर्ट क्लाइव था वो जीत गया।
तो 1757 वो ईयर है यहां से स्टार्ट होता है ब्रिटिशर्स का भारत में, स्टार्ट यहां से मानते हैं, ठीक है। और फिर 1757 से लेके 1757 से लेके 1947 तक ब्रिटिशर्स भारत में उन्होंने राज किया। ये बनता है लगभग 190 साल, तो उसको अप्रॉक्स में बोल देते हैं 200 साल, अप्रॉक्स बोलते हैं 200 साल, 200 इयर्स। तो 200 साल ब्रिटिशर्स ने भारत पे राज किया था, 1757 से 1947 तक, ठीक है जी। चलिए ब्रिटिशर्स भारत में आ गए, उनका राज भी स्थापित हो गया, बैटल ऑफ प्लासी वो जीत भी गए और उन्होंने भारत पे एक अधिकार भी कर लिया। तो अब बात करते हैं उनका पर्पस क्या था आने का। जाहिर सी बात है बेटा, पर्पस सबको पता है, लूटना ही तो था, भारत की तरक्की के लिए तो आए नहीं थे। तो पर्पस क्या था ब्रिटिशर्स का? तो दे एक्सप्लॉइटेड इंडियाज नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्स। एक्सप्लॉइट मतलब इस्तेमाल करना, इस्तेमाल करना। तो भाई उन्होंने भारत के नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल किया, भारत की जमीन का इस्तेमाल किया, है ना, भारत के रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया। ह्यूमन रिसोर्स भारत के आदमियों का, जो भारत के निवासी थे, जो लोग थे, उनका इस्तेमाल किया, अपनी सेनाओं में भर्ती कर लिया, उनसे काम करवाया, तो उनको एक्सप्लॉइट किया। और सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय किया भारत की इकोनॉमी को। एक होता है ना आदमी अनजाने में कर दे कि पता ही नहीं है उसे, कुछ अनजाने में हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, एक दिमाग लगाकर सिस्टमैटिकली इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करना। तो भाई अंग्रेजों में दिमाग तो था ही, तो उन्होंने सिस्टमैटिकली भारत की इकोनॉमी को बर्बाद किया, ठीक है जी। चलिए आगे है कोलोनियलिज्म। ये क्या होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, कोलोनियलिज्म क्या होता है। तो भाई क्या कह रहा है कि ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो पॉलिटिकल और सोशल रिलेशनशिप बताता है दो कंट्री के बीच में, दो कंट्री के बीच में पॉलिटिकल और सोशल रिलेशनशिप। अब इसमें क्या होता है, इट इज अ सिस्टम, ये वो सिस्टम है जिसमें एक कंट्री होती है रूलर, रूलर मतलब राज करने वाला, राज करना, राज करना। और ये रूलर कौन था? ब्रिटिश था, ब्रिटिश थे रूलर, ठीक है। और एक कंट्री होती है कॉलोनी, कॉलोनी कौन था? कॉलोनी इंडिया था। ये ऐसा सिस्टम है जिसमें एक तो रूलर होगा ब्रिटिश और एक कॉलोनी होगी इंडिया। और द रूलिंग कंट्री, जो रूलिंग कंट्री है यानी कि जो ब्रिटेन है, उसका पूरा कंट्रोल होगा उस कंट्री पर। जैसे इंडिया पर पूरा कंट्रोल किया उन्होंने। पॉलिटिकल कंट्रोल का मतलब सारे डिसीजन वही लेंगे, सारे पॉलिटिकल डिसीजन वही लेंगे। और भारत के लिए इकोनॉमिक पॉलिसी भी वही बनाएंगे, डोमिनेंट कंट्री के लिए। डोमिनेंट मतलब, डोमिनेटेड कंट्री का मतलब इंडिया। तो इकोनॉमिक पॉलिसी भी ब्रिटिश लोग बनाएंगे, ठीक है जी। तो बेटा ये है आपका मीनिंग ऑफ कोलोनियलिज्म। एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पॉलिटिकल सोशल रिलेशनशिप है दो कंट्री के बीच में। एक कंट्री रूलर होती है, राज करती है, दूसरी कंट्री कॉलोनी बन जाती है जैसे इंडिया। और जो रूलिंग कंट्री है जैसे ब्रिटेन, उनका पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल होता है उस कंट्री के ऊपर, इकोनॉमिक पॉलिसी भी वही बनाते हैं। इसे बोलते हैं कोलोनियलिज्म, ठीक है बेटा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हमारे इस चैप्टर की कि भाई अभी तक तो हम इंट्रो कर रहे थे, अब है हाउ ब्रिटिशर्स डिस्ट्रॉयड इंडियन इकोनॉमी। कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय किया, कैसे, ठीक है। एग्रीकल्चर कैसे डिस्ट्रॉय किया उन्होंने, इंडस्ट्री कैसे डिस्ट्रॉय की, फॉरेन ट्रेड कैसे डिस्ट्रॉय किया, जनता के हालात कैसे थे उस वक्त, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था, जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में क्रिएट किया था वो क्यों किया था, क्या मकसद था उसके पीछे। कुछ उन्होंने पॉजिटिव काम भी किया, भाई देखो सिक्के के दो पहलू होते हैं ना बेटा। तो कुछ उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं पर जानबूझ के नहीं किए, एक्सीडेंटली हो गए। और ओवरऑल फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये पूरा जो है यही है हमारे पूरे चैप्टर की समरी। ये पूरा चैप्टर आपका, ये है आपका पूरा चैप्टर। इन सब को हमें क्या करना है, कवर करना है। ये हम इसी वीडियो में कवर करेंगे और डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। ये डिटेल में हम कवर करेंगे।
ये सारी चीजें हमें करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आगे चलते हैं, शुरुआत तो हमने कर ही दी है। आगे एग्रीकल्चर को भाई देखते हैं, एग्रीकल्चर को कैसे उन्होंने बर्बाद किया। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर के बारे में बातचीत आ गई है। तो देखिए एग्रीकल्चर में क्या है, एग्रीकल्चर कहता है कि जब भारत जब ब्रिटिश का गुलाम था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे, तो इंडियन इकोनॉमी वाज एग्रेरियन इकोनॉमी, मतलब एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी भारत की इकोनॉमी। एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे काम होते थे भारत के अंदर। एग्रीकल्चर क्या हो गया इस पेन को, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे काम एग्रीकल्चर वाले थे, एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी। लेकिन जब ब्रिटिशर्स भारत में आए तो उन्होंने एग्रीकल्चर में स्टैग्नेशन ला दिया। स्टैग्नेशन मतलब रुकावट, रुकावट भारत में ला दी। रुकावट का मतलब यह हो गया कि भारत की इकोनॉमी अब ग्रो नहीं करेगी, नो ग्रोथ, नो ग्रोथ। इसको बोलते हैं स्टैग्नेशन, कि ग्रोथ होना रुक गया भारत के अंदर। भारत का जो एग्रीकल्चर था उसकी ग्रोथ रुक गई, और क्रॉनिक बैकवर्डनेस और पिछड़ापन आ गया जी, पिछड़ापन ये आ गया भारत की इकोनॉमी के अंदर। तो उन्होंने क्या किया ऐसा कि भारत की इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गई, सॉरी भारत का एग्रीकल्चर में स्टैग्नेशन आ गया और क्रॉनिक बैकवर्डनेस आया। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, तो देखिए उन्होंने ये किया, उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट जो उनके लिए जो इंपॉर्टेंट था वो था ये लैंड सेटलमेंट सिस्टम। ये देखिए लैंड सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है। इसका एक नाम और भी है, इसको परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी बोलते हैं, और इसको जमींदारी सिस्टम भी कहा जाता है। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम और जमींदारी सिस्टम भी इसको कहा जाता है। और एक भाई साहब थे अंग्रेजों के, लॉर्ड कॉर्नवेलिस, ये उनका नाम लिखा है लॉर्ड कॉर्नवेलिस। 1793 में उन्होंने भारत में इस जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, मतलब लागू किया भारत में। और क्यों लागू किया जमींदारी सिस्टम, अभी बताऊंगा ये क्या होता है, पहले इसको पढ़ लेते हैं कि क्यों उसे लागू किया। क्योंकि भाई वो इंक्रीज करना चाहते थे रेवेन्यू फॉर ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट, यानी कि कॉलोनियल गवर्नमेंट का मतलब होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, जो इनकम है, उसको इंक्रीज करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ये सिस्टम लेके आए भारत के अंदर। ठीक है जी। अब ये सिस्टम क्या था, ये जमींदारी सिस्टम क्या था। इस जमींदारी सिस्टम ने भारत की इकोनॉमी की, भारत की एग्रीकल्चर की कमर तोड़ दी। तो पहले आप समझिए ये सिस्टम क्या था, तो उसके लिए आप जरा ये वीडियो देखिए पहले। वो खेत जिसका मालिक जमींदार था, उस पे काम करने का ही तो लगान था। जमींदार को तो बस अब लगान की पड़ी हुई, वो सोच थी बीमार और नियत भी थी सड़ी हुई। खड़ी हुई चुनौती सामने ही देख पाता था, किसान पेट काट के लगान भरता जाता था। जमींदार का ये जुल्म कभी ना होता कम, लगान लेता ज्यादा अंग्रेजों को देता कम। कहो सभी पुकार के ये ठाट जमींदार के, ये दारू ये हुक्का ये सब तो हैं बेकार के। बर्बाद किया धन को बस सुनना अपने मन को, अय्याशी में लुटा दिया सिर पे कुछ उधारना। भूल ही गए थे एग्रीकल्चर को सुधारना, बर्बादी एग्रीकल्चर की के कौन जिम्मेदार है। हाँ तुमने सही समझा, वो अंग्रेज और जमींदार हैं। चलिए बात करते हैं इस सिस्टम के फीचर करते हैं। तो देखिए फीचर मैंने जैसे बताया वीडियो में भी, जमींदारों को परमानेंट ओनर बना दिया गया सॉइल का। अब जमींदार कौन होगा भाई, देखिए ये ग्रुप ऑफ किसान है, ये किसान है, ठीक है। इन किसानों में से किसी एक इंसान को, जो सबसे कमीना इंसान होगा, जो सबसे जालिम इंसान होगा, जो सबसे क्रूर होगा, जो निर्दयी होगा, उसको बना दिया जमींदार। और बोला कि जमींदार अब से आपका काम है इन किसानों से रेंट कलेक्ट करना। अब भाई रेंट किस बात का, अभी बताता हूं बेटा रेंट किस बात का। अंग्रेजों ने यह बोला कि भाई देखिए बात ऐसी है, अब ब्रिटिशर्स का राज है आपके इंडिया पर, और अगर ब्रिटिशर्स का राज है इंडिया पर तो सारी जमीन ब्रिटिशर्स की हो गई, और तुम अगर खेती कर रहे हो तो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, और उस टैक्स को बोलेंगे लगान। क्या बोलेंगे, लगान बोलेंगे। और लगान लेने के लिए ब्रिटिशर्स किसानों के घर नहीं जाएंगे, ना किसान ब्रिटिशर्स के घर जाएंगे लगान देने के लिए।
तो उन्होंने एक बिचौलिए क्रिएट कर दिए, बिचौलिए, इंटरमीडिएरीज बोलते हैं उनको, मिडिलमैन बोलते हैं। किसानों में से किसी एक बंदे को बना दिया जमींदार, और उस जमींदार का काम है किसानों से टैक्स वसूल करना और ब्रिटिशर्स को देना। और ये जमींदार होते थे एक नंबर के निकम्मे और ब्रिटिशर्स के चापलूस लोग, क्योंकि इनको ये मलाई बहुत खानी थी, है ना। अभी समझेंगे आगे कैसे था। तो ये मिडिलमैन थे, किसानों और ब्रिटिशर्स के बीच के मिडिलमैन थे जमींदार। तो देखिए जमींदार को क्या करना होता है, सेकंड पॉइंट, बी पॉइंट पे लिखा हुआ है कि जमींदारों को एक फिक्स अमाउंट पे करना पड़ता था ब्रिटिशर्स को, और फिक्स टाइम में वो पे करना है। उसको टैक्स बोल लो, रेवेन्यू बोल लो, रेंट बोल लो, पर उस वक्त बहुत पॉपुलर नेम उसका हुआ करता था लगान, उसको लगान बोलते थे। याद है लगान नाम से एक फिल्म भी है, लगान, आमिर खान की फिल्म है लगान, तो लगान बोलते थे उसको, ठीक है। अब जमींदार इतने लालची होते थे कि वो क्या करते थे, ज्यादा लगान लेते थे फार्मर से, और जितना रिक्वायर्ड होता था उससे ज्यादा लेते थे। मान लीजिए अगर ब्रिटिशर्स ने बोला है कि आप 30% लगान लो इनसे, इनकी टोटल वैल्यू का 30% लो, तो ये लोग लेते थे 50%। 30% तो दे दिया ब्रिटिशर्स को, ठीक है, और बचा 20% रख लिया खुद, सेल्फ खुद रख लिया। तो ब्रिटिशर से तनख्वाह भी लेंगे जमींदारीपन की और 20% खाएंगे भी। तो ये था इनका सारा सिस्टम, ज्यादा लगान लेते थे, मतलब अंग्रेजों के भी बाप निकले किसानों को अत्याचार करने में, ठीक है। तो जमींदार क्या थे, जमींदार का फंक्शन क्या था इनका, ये इंटरमीडिएट्स थे, मिडिलमैन थे, बिचौलिए थे, बिचौलिए, बिचौलिए थे बिटवीन कल्टीवेटर किसान और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में। कल्टीवेटर मतलब बेटा किसान होता है, किसान, ये सही से दिख नहीं रहा लेकिन किसान लिखा है बेटा, ये किसान, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस सिस्टम ने, इस सिस्टम ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस तो कर दिया, लेकिन इस सिस्टम से क्या क्या दिक्कत हुई, इंप्लीकेशन क्या हुई इस सिस्टम की। इंप्लीकेशन मतलब उसका क्या प्रभाव पड़ा, इसका क्या प्रभाव पड़ा भारत की इकोनॉमी पर, भारत के एग्रीकल्चर पे क्या प्रभाव पड़ा इसका जमींदारी सिस्टम का। तो भाई जमींदार क्या थे, निकम्मे लोग थे, कमीने लोग थे, एक्सप्लॉइट करते थे फार्मर्स को, उनका शोषण करते थे, शोषण करते थे उनको, परेशान करते थे उनको, है ना। उनका जो मेन इंटरेस्ट था वो तो केवल लगान वसूल करने में था, केवल लगान वसूल करेंगे। इग्नोर करते थे कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फार्मर। अब देखो फार्मर बेचारा, उसके पास इतना पैसा नहीं है लगान देने का, तो उनको कोई मतलब नहीं जमींदार को, उनको तो बस लगान से मतलब है। फार्मर के घर में शादी है, उसकी फसल खराब हो गई है, इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, पैसे नहीं है, उनको इससे मतलब नहीं है, लगान लेके आओ जी। तो लगान मांगते थे ये, और बहुत जबरदस्ती लगान वसूल करते थे। तो इससे क्या हुआ, फार्मर जो थे बेचारे वो केवल लैंडलेस लेबरर्स बन के रह गए। लैंडलेस लेबरर्स मतलब ऐसे लेबर जिनका लैंड नहीं है, वो मजदूर बन गए बेचारे। वो अंग्रेजों के आने से पहले मालिक थे, लेकिन अब मजदूर बन गए, अंग्रेजों ने उसको मजदूर बना दिया, क्योंकि खेत का मालिक तो बनाते जमींदार को, है ना। तो वो लैंडलेस लेबरर बन गए। जमींदारी सिस्टम, तो जमींदार जो थे और जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया एग्रीकल्चर की कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए। देखो भाई बात ऐसी है, एग्रीकल्चर मेहनत मांगती है बेटा, खाद चाहिए, बीज चाहिए, पानी चाहिए, सिंचाई चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके देना है, मेहनत की है, वो कौन करेगा, जमींदार ने तो इग्नोर कर दिया, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी इग्नोर कर दिया, कॉलोनियल मतलब ब्रिटिश, उन्होंने भी इसको इग्नोर कर दिया। बताओ, तो खेती हमारी चलेगी गड्ढे में, खेती हमारी गड्ढे में चलने लग गई। तो ये बहुत ही खराब सिस्टम था जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जमींदारी सिस्टम। इसके अलावा उन्होंने देखो कैसे बर्बाद किया एग्रीकल्चर को। दूसरा पॉइंट आता है फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि भारत के किसानों को मजबूर किया कि तुम ऐसी फसल उगाओ जो ब्रिटिश के इंडस्ट्री को फायदा दे, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया,
कि आपको सेल मार्केट में सेल करने के लिए क्रॉप को उगाना है। क्रॉप मतलब फसल को उगाना है, फसल उगानी है मार्केट में सेल करने के लिए, ना कि सेल्फ कंजप्शन के लिए, खुद के खाने के लिए नहीं उगानी। फार्मर क्या करते थे, पहले फसल उगाते थे, सारी फसल को अपने घर की टंकी में भर लेते थे और पूरे साल भर मजे से खाते थे, है ना। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं चलेगा, अब उन्होंने शिफ्ट कर दिया कल्टीवेशन फॉर सेल्फ कंजप्शन। खुद के लिए आपको प्रोडक्शन नहीं करना, बल्कि आपको कल्टीवेशन करना है बाजार में बेचने के लिए, मार्केट के लिए करना है। और ऐसा क्यों किया गवर्नमेंट ने, क्यों उन्होंने ब्रिटिशर्स ने फोर्स किया फार्मर्स को कमर्शियल क्रॉप जैसे इंडिगो उगाने के लिए? क्योंकि इंडिगो जैसी फसलें, इंडिगो मतलब होता है नील, नील होती है, ये ब्रिटिशर्स की इंडस्ट्री में काम आएंगी। देखो कितने चालाक लोग थे, भारत के किसानों को मजबूर किया कि तुम कमर्शियल क्रॉप उगाओ, कैश क्रॉप उगाओ। इंडिगो हो गई, जूट हो गई, कॉटन हो गई, और इनका इस्तेमाल ब्रिटिशर्स अपनी फैक्ट्री में ब्रिटेन में करेंगे, तो इंडिया से लेके जाएंगे, है ना। ठीक है जी। अब देखिए अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इसी में अगला पॉइंट लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में ही, कह रहा है पहले फार्मर क्या करते थे, पहले फार्मर फूड क्रॉप उगाते थे, वीट राइस, ठीक है। अब क्योंकि वो वीट राइस उगा नहीं सकते, तो अब उनको यही चीजें बाजार से खरीदनी पड़ेगी, मार्केट से खरीदनी पड़ेगी। बताओ, मतलब जो चीज पहले उगाते थे अब उगा नहीं सकते, वही चीज मार्केट से खरीदनी पड़ेगी, है ना। तो उनकी इनडेटनेस, उनकी जो है कर्जदार हो जाएंगे वो, उनको कर्जा लेना पड़ेगा इस चीज के लिए, ठीक है। अब इंप्लीकेशन क्या हुआ जी कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का? इसका इंप्लीकेशन हुआ कि लगातार फ्रीक्वेंट मतलब बार बार फेमाइन, फेमाइन का मतलब अकाल, भुखमरी, अकाल आने लगे भारत में। आएंगे ही ना, जब वो फूड क्रॉप नहीं उगाएंगे, कैश क्रॉप उगाएंगे, और सारे किसान कैश क्रॉप ही उगाएंगे, तो खाने के लिए तो भैया कमी पड़ेगी ना। इसलिए बंगाल का एक बड़ा इनफेमस, बहुत ही इनफेमस 1943 में एक आया था, फेमाइन आया था, अकाल आया था। ये बहुत ही इनफेमस अकाल था, ब्रिटेन, ये ब्रिटेन की वजह से आया था बेटा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा गल्फ बिटवीन ओनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल। गल्फ का मतलब होता है खाई, दरार, खाई, रिश्तों में खाई हो गई, है ना। ओनर ऑफ द सॉइल कौन हो गए? जमींदार हो गए, जमींदार कह लो या ब्रिटिशर्स कह लो, बात एक ही है। टिलर ऑफ द सॉइल हो गए किसान, जो काम करते, टिलर मतलब काम करने वाला, किसान हो गया। तो इनके बीच में खाई हो गई, क्यों हो गई? क्योंकि जो ओनर था उनका उनका एक ही इंटरेस्ट था कि लगान को मैक्सिमाइज करना है, ज्यादा से ज्यादा लगान वसूल करना है। और जो टिलर ऑफ द सॉइल था, बेचारे थोड़ी बहुत ही सब्सिस्टेंस फार्मिंग ही कर पाते थे। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब उतना ही उगा पाते थे जो खुद खा सके, सेल्फ कंजप्शन कर सके। तो जब कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन अगर नहीं होगा फार्मर्स और ओनर के बीच में, तो एग्रीकल्चर गड्ढे में जाएगा ही जाएगा, ठीक है। ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो लिखा है इसका मतलब होता है सेल्फ कंजप्शन, खुद के खाने के लिए प्रोडक्शन करना। आगे चलते बेटा, देखो लो प्रोडक्शन है प्रोडक्टिविटी। भारत के एग्रीकल्चर का आउटपुट बहुत कम था, लो आउटपुट था, पहला पॉइंट ये लिखा, आउटपुट बहुत कम था। आउटपुट और प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि आउटपुट पर एकड़ ऑफ लैंड, या एकड़ या हेक्टेयर इन्होंने वर्ड यूज किया है। इसका मतलब ये हो गया कि एक खेत कितनी उपज करता है, एक खेत का आउटपुट, खेत का आउटपुट, कि अगर एक खेत आपका 1 हेक्टेयर का है, तो उस 1 हेक्टेयर के खेत से कितना प्रोडक्शन हो रहा है, इसे बोलते हैं प्रोडक्टिविटी, दैट इज प्रोडक्टिविटी। तो बेटा बहुत कम थी, प्रोडक्शन बहुत कम होता था, है ना। ब्रिटिश ने ध्यान तो दिया नहीं, तो प्रोडक्शन हमारा बहुत कम होता था। आगे है लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखो बात यह है कि एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो खर्चा करना पड़ेगा ना। इन्वेस्टमेंट मतलब खर्चा करना इंफ्रास्ट्रक्चर पे, भाई सिंचाई की सुविधाएं देनी पड़ेगी, बीज खाद पानी वगैरह देना पड़ेगा। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने और जमींदार ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि वो एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, नहर बनाएं,
जो है कैनाल बनाएं, पानी की सुविधा करें, बीज खाद की सुविधा करें, किसानों को मार्केट उपलब्ध करा के दें। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि उनका इंटरेस्ट क्या था? लगान वसूल करना, बस। हमें कोई मतलब नहीं एग्रीकल्चर से, ठीक है। तो कोई भी नो सिस्टम ऑफ इरिगेशन का कोई सिस्टम डेवलप नहीं किया गया, और इंडिया का एग्रीकल्चर हैविली डिपेंडेंट हो गया रेनफॉल पर, यानी कि मॉनसून पर। मॉनसून आएगा तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा, मॉनसून नहीं आएगा तो एग्रीकल्चर खराब हो जाएगा। तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे। और अगला पॉइंट है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। तो भाई भारत की जो लैंड होल्डिंग्स, लैंड होल्डिंग का मतलब खेत, होल्डिंग्स का मतलब खेत होता है, एक खेत, खेत, ये मैं लिख दिया खेत, और ये बना भी दिया मैंने खेत, ही तो ये खेत बना दिया मैंने। तो भारत के जो खेत थे वो छोटे छोटे थे, लैंड होल्डिंग्स क्या थी? स्मॉल थी। और फ्रेगमेंटेड मतलब दूर दूर बिखरे हुए, बिखरे हुए। मतलब किसान का एक खेत यहां पर है, तो दूसरा किसान खेत 1 किलोमीटर दूर है, तीसरा खेत और भी दूर है, इसे बोलते हैं फ्रेगमेंटेड। अच्छा, इससे क्या होता है? ये अनइकोनॉमिकल होता है। अनइकोनॉमिकल का मतलब इससे आउटपुट लो हो जाता है और कॉस्ट भी ज्यादा आती है। भाई एक तो आपका खेत एक ही जगह हो तो उसको जोतना आसान हो जाएगा, कॉस्ट कम आएगी। एक अगर फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग है और स्मॉल लैंड होल्डिंग है तो भाई अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, वो आपको घाटा देगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी, आउटपुट कम हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ी प्रॉब्लम रही। आगे लास्ट पॉइंट करते हैं एग्रीकल्चर वाला, वो है आपका सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो इसका मतलब था कि किसान जो है सेल्फ कंजप्शन के लिए ही प्रोड्यूस करते थे अपने गुड्स को, खुद खा सके, खुद के लिए, खुद के लिए, ठीक है, बेचने के लिए नहीं करते थे, नॉट फॉर सेल इन मार्केट। ठीक है, इसलिए उनके पास लिटिल सरप्लस ही बच पाता था, मतलब थोड़ा बहुत पैसा ही उनके पास अनाज बच पाता। सरप्लस मतलब लाभ, प्रॉफिट, थोड़ा ही उनको प्रॉफिट होता था, बाकी सारा चलाया था। और वो प्रॉफिट जो था वो भी चलाया था लगान में, लगान देने में चला जाता था वो। तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी। इसके अलावा एग्रीकल्चर को एक और बेटा बहुत बड़ा सेटबैक झेलना पड़ा। सेटबैक का मतलब झटका लगा, झटका लगा, और लगेगा ही ना। अंग्रेज जब भारत से गए तो आरामदागी से नहीं गए, भारत के टोटे टोटे कर गए, टुकड़े कर गए भारत के। पार्टीशन हो गया भारत का, इंडिया पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान एक नई कंट्री बन गई, है ना। और अगर पाकिस्तान बनेगी तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान को जमीन देनी पड़ेगी, और जमीन देनी पड़ेगी तो भारत का देखो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, हाईली फर्टाइल इरिगेटेड और फर्टाइल लैंड। इरिगेटेड मतलब सींचा हुआ, पानी गिरा हुआ लैंड, मतलब जिसमें पानी हो अच्छा खासा। और उपजाऊ, फर्टाइल मतलब उपजाऊ लैंड कहां चला गया? पाकिस्तान में। उपजाऊ कहां चला गया? पाकिस्तान में चला गया। ये लो जी, भारत का एग्रीकल्चर को नुकसान हो गया। इतना अच्छा लैंड जो पंजाब का था, इरिगेटेड लैंड पंजाब का जो था, वो पाकिस्तान में चला गया। और तो और जो इधर जो ईस्ट पाकिस्तान बना था, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, वहां पे जूट इंडस्ट्री चली गई हमारी, वो बंगाल में थी, है ना। तो वो, और जूट इंडस्ट्री जो थी उसको सेटबैक लगा, क्योंकि वहां पे लैक ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा है। जो बंगाल में रॉ मटेरियल होता था वो अब कहां चला गया? पाकिस्तान में चला गया। तो रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा है। पूरी जूट इंडस्ट्री को, एक बड़ा जो था हमारी जूट इंडस्ट्री, वो ईस्ट पाकिस्तान जो कि आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, उसका पार्ट बन गया। तो पार्टीशन ने भी भारत के एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, दो तरीके से पहुंचाया। एक पंजाब वाला पार्ट फर्टाइल लैंड और इरिगेटेड लैंड वहां चला गया, और एक बंगाल वाला पार्ट जूट इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा अब, क्योंकि वो पाकिस्तान में जा चुका है। ठीक है, चलिए जी, बहुत बड़े मेरे दोस्तों, ये थोड़ा बड़ा था एग्रीकल्चर, लेकिन अब सारे टॉपिक छोटे छोटे आएंगे। अब देखिए इंडस्ट्री की बात करते हैं भाई। एग्रीकल्चर तो उन्होंने बर्बाद कर दिया, तो अब इंडस्ट्री कैसे बर्बाद की उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहली बात तो भारत में साउंड इंडस्ट्रियल बेस था ही नहीं, कुड नॉट डेवलप। साउंड मतलब मजबूत, कोई मजबूत इंडस्ट्रियल बेस था ही नहीं भारत में। ये मजबूत ट लिखा है, ये त है दरअसल, इसको मिटा देते हैं और दोबारा लिखते हैं इसको, डेट इज त,
मजबूत, रोबस्ट भी बोल सकते हैं इसको। पहले से इंडस्ट्री बहुत ज्यादा थी नहीं, ले दे के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी हमारे पास। और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को भी बर्बाद किया उन्होंने। भाई क्यों किया? क्योंकि उनका यह मानना था जब तक भारत की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बर्बाद नहीं करेंगे, उनका माल भारत में नहीं बिकेगा और उनको अपना माल भारत में बेचना है। तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि पहले भारत की इंडस्ट्री को बर्बाद करो। तो उन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई। डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट, डिके मतलब सड़ जाना, यानी कि बर्बाद कर जाना, डिस्ट्रॉय कह सकते हो इसको, डिस्ट्रॉय कह सकते हो। तो उन्होंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया और सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय किया। कोई मॉडर्न इंडस्ट्री इंडिया में अलाउ भी नहीं की कि कोई नहीं लगा सकता, इंडिया मॉडर्न इंडस्ट्री नहीं लगेगी। ब्रिटिशर्स ने अलाउ ही नहीं किया, क्योंकि भाई उनके तो टू फोल्ड मोटिव थे ना, उनके दो ही मोटिव थे भारत में आने के पीछे। भारत की इंडस्ट्रियलाइजेशन को, भारत की जो इंडस्ट्री थी हैंडीक्राफ्ट, उसको बर्बाद करने के उनके पास दो ही मोटिव थे। पहला था कि वो यहां से इंडिया से रॉ मटेरियल लेके जाना चाह रहे थे सस्ते रेट पर। इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाएंगे कहां? ब्रिटेन ले जाएंगे। कहां ले जाएंगे? ब्रिटेन। भारत की जमीन से रॉ मटेरियल पैदा करेंगे, किसानों से करवाएंगे, कैश क्रॉप उनको उगाने के लिए मजबूर करेंगे, और वो रॉ मटेरियल ब्रिटेन लेके जाएंगे सस्ते रेट पर। और वहां पे फिर ब्रिटेन में इंडस्ट्री लगी हुई है, ब्रिटेन में है ना भाई, तो वहां पे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करके इंडियन मार्केट में बेचेंगे हाई प्राइस पर। बताओ जी, ये उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन किया। ये इंडस्ट्रियल मतलब ये उनका रीजन था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का। अब इससे क्या हुआ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से बेटा? एक तो उन्होंने हैंडीक्राफ्ट को बर्बाद कर दिया था, तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा फैल गई, अनएम्प्लॉयमेंट। और हमें फिर इंपोर्ट करने पड़े फिनिश गुड्स, क्योंकि जब हैंडीक्राफ्ट होगा ही नहीं, इंडिया में कपड़े मिलेंगे ही नहीं, तो भाई नंगे थोड़ी घूमेंगे, इंपोर्ट करेंगे। तो हमें इंपोर्ट करना पड़ा और अनएम्प्लॉयमेंट फैल गई। अगला पॉइंट है लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री। बताओ, उन्होंने भारत में लगने नहीं दी कैपिटल गुड इंडस्ट्री। क्या होती है ये कैपिटल गुड इंडस्ट्री? भाई जो मशीन टूल्स बनाती है, जो प्रोड्यूस करती है, क्या? मशीन टूल प्रोड्यूस करती है। और ये इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री होती है किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। कैपिटल गुड इंडस्ट्री लगने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो आपको जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, वही तो कैपिटल गुड इंडस्ट्री है, उनका इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया में मुश्किल से ही कोई कैपिटल गुड इंडस्ट्री रही होगी, इन्होंने तो बनाई नहीं। लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, जीडीपी में बहुत ही लो कंट्रीब्यूशन था, कंट्रीब्यूशन बहुत कम था। और लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, और पब्लिक सेक्टर का बहुत कम रोल था। पब्लिक सेक्टर मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट का बहुत ही कम रोल था, लिमिटेड रोल था। भाई उन्होंने क्या किया? रेलवे बना दी इंडिया में, पावर जनरेशन कर दिया, कम्युनिकेशन कर दिया, पोर्ट बना दिया, बस यहीं तक वो कन्फाइन रहे। कन्फाइन मतलब सीमित रहे, यहीं तक सीमित रहे वो, बस रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट, बस इतना ही काम किया और ज्यादा काम नहीं किया। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, ये रीजंस फॉर डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इन इंडिया। इंडिया से इतना हमारा वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट, याद है ना, चैप्टर की शुरुआत में किया था डेक्काई मसलिन, डेक्काई मसलिन हमने पूरा वर्ल्ड फेमस, जो हम क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे जिसको हम, उसको बर्बाद कर दिया अंग्रेजों ने। तो उन्होंने कैसे बर्बाद किया भारत के हैंडीक्राफ्ट को, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और सिस्टमैटिकली बर्बाद किया ये भी आप जानते ही हैं। तो देखिए कैसे। पहले डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी मतलब भेदभाव, भेदभाव। टैरिफ का मतलब होता है बेटा टैक्स। तो भाई वो सारा काम टैक्स लगा के करते थे। तो उन्होंने कैसे डिस्ट्रॉय किया? देखो उन्होंने गेम खेला है। टैरिफ फ्री यानी कि टैक्स फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन, यानी कि ये भाई साहब हैं, ठीक है, ये रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। एक्सपोर्ट कहां करेंगे? ब्रिटेन में करेंगे। क्या हो गया? इसको एक्सपोर्ट करना ब्रिटेन में करेंगे। अगर ये भाई साहब रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्या आपको टैक्स नहीं देना भाई?
टैक्स फ्री है, एक्सपोर्ट करो, खूब करो एक्सपोर्ट। तो इंडिया वाले एक्सपोर्ट करेंगे रॉ मटेरियल ब्रिटेन को, भाई उनका फायदा है, इसलिए टैक्स लगाया ही नहीं। ठीक है। और टैरिफ फ्री, टैरिफ मतलब टैक्स, इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया, यानी कि अगर आप ब्रिटेन से बने बनाए रेडीमेड कपड़े लाके इंडिया बेचना चाहते हो तो भी टैक्स नहीं देना भाई। ब्रिटिशर्स तो चाहते थे कि हमारा माल इंडिया में बिके, तो उन्होंने टैक्स नहीं लगाया। खुली छूट है भाई, जितना मर्जी माल लेके आओ, इंडिया में बेचो, जितना मर्जी माल इंडिया से एक्सपोर्ट करो रॉ मटेरियल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देखिए नंबर 3 पे हाई टैरिफ, बहुत ही हाई टैरिफ, हाई टैक्स लगा दिया अगर इंडिया से एक्सपोर्ट कर दिया हैंडीक्राफ्ट। तो हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट करोगे तो भैया हैवी टैक्स लगा दिया, हैवी टैक्स। बताओ, हैवी टैक्स, हैवी टैक्स लगा दिया अगर आप क्या करोगे, इंडियन हैंडीक्राफ्ट को एक्सपोर्ट करोगे। तो भाई एक्सपोर्ट नहीं होने देंगे हैंडीक्राफ्ट को, तो मार के छोड़ेंगे इसको, एक्सपोर्ट नहीं होने देंगे, विदेशों में नहीं बिकने देंगे इसको। तो ये तो उनकी पॉलिसी थी। तो ये पॉलिसी थी उनकी डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, जिसकी वजह से भारत का हैंडीक्राफ्ट बर्बाद हो गया। और सिर्फ ये रीजन नहीं था भाई, उनके पास मशीनें थी। देखिए कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट, उनके पास मशीन थी। तो जाहिर सी बात है बेटा, जब चीजें मशीन से बनती है तो उसकी फिनिशिंग अच्छी आती है, डिजाइन अच्छा होता है, कलर अच्छा होता है और सस्ती भी बनती है। मशीन मेड प्रोडक्ट जो हैं वो लो इन प्राइस, काफी लो था उनका प्राइस, ऊपर से उनका डिजाइन भी काफी अच्छा था, है ना, ऊपर से कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था और क्वालिटी बहुत जबरदस्त थी मशीन की। सबसे बड़ी बात तो बेटा देखो, क्वालिटी, कलर, डिजाइन तो हम भी डाल देते, लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि लो इन प्राइस, क्योंकि जो चीज मशीन से बनती है उसका प्राइस हमेशा कम होता है और ज्यादा बिकती है। तो जब भारत के लोगों के पास ऑप्शन मिल गया कि भैया मशीन से बने कपड़े आ रहे हैं, तो फिर उन्होंने हैंडीक्राफ्ट को छोड़ दिया। उन्होंने कहा हम तो अब मशीन से बने कपड़े पहनेंगे, क्योंकि भाई बहुत सस्ते हैं, इजीली अवेलेबल है, सस्ते हैं, धो सुखाओ कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट मशीन से कंपटीशन नहीं कर पाया। और इसका तीसरा जो पॉइंट है, उसका जो आखिरी पॉइंट है इसका, दैट इज न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। भाई इसका मतलब यह है कि जब अंग्रेज भारत में आए तो बेटा खुद तो आए ही आए, साथ में अपना कल्चर भी लेके आए, अपना लाइफस्टाइल भी लेके आए, अपना कपड़े पहनने का तरीका, बोलने का तरीका सब लेके आए। और भारत के जब युवा लोगों ने देखा वेस्टर्न लाइफस्टाइल, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, वेस्टर्न लाइफस्टाइल देखा, ये तो अंग्रेज बाबू हैं, तो उनसे बहुत इन्फ्लुएंस हो गए, प्रभावित हो गए। क्या हो गए? प्रभावित, बहुत ही प्रभावित हो गए। और उन्होंने कहा अब तो हम भी अंग्रेज जैसे बनेंगे, तो उन्होंने खुद ही हैंडीक्राफ्ट को छोड़ दिया। ठीक है, ये पॉइंट हमारा हो गया। अब है मॉडर्न इंडस्ट्री ऑपरेटिंग ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस। तो क्या कोई मॉडर्न इंडस्ट्री वहां पे काम कर रही थी? तो भी मॉडर्न इंडस्ट्री थी इंडिया में, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं थी। तो कॉटन टेक्सटाइल जो था, कॉटन टेक्सटाइल की मिल थी, कॉटन बनाती थी, ये मेनली इंडिया का इनमें डोमिनेंस था। और ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात में थी। उसके अलावा जूट मिल भी इंडिया में काम कर रही थी, उन पे फॉरेनर्स का डोमिनेशन था, मतलब फॉरेनर्स ज्यादा चलाते थे उसको, और ये मेनली बंगाल में काम कर रही थी। कॉटन टेक्सटाइल महाराष्ट्र गुजरात में इंडियन का डोमिनेशन, जूट मिल्स के ऊपर फॉरेन का डोमिनेशन, फॉरेनर्स ज्यादा थे और बंगाल में काम कर रही थी। इसके अलावा टिस्को स्थापित हुई भारत के अंदर, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये टाटा जो है ना, टाटा, रतन टाटा, इनके जो दादा परदादा थे उन्होंने स्थापित की थी 1907 में जमशेदपुर बिहार में। आज जमशेदपुर झारखंड में है, पहले बिहार में हुआ करता था। तो अब उन्होंने स्थापित की 1907 में। देखो अंग्रेजों से किस जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में उन्होंने टिस्को स्थापित कर दी थी। समझ रहे हो कितने बड़े लोग थे ये। चलिए, तो दोस्तों अब हम करेंगे फॉरेन ट्रेड। ये हमने इंडस्ट्री खत्म कर दी है, अब हम फॉरेन ट्रेड करेंगे। तो भाई फॉरेन ट्रेड इंडिया का बहुत जबरदस्त था, पहले बहुत जबरदस्त था भारत का फॉरेन ट्रेड। अब इन्होंने भारत के फॉरेन ट्रेड को भी बर्बाद किया। कैसे किया? देखो, भारत को बना दिया नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, कि इंडिया रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करेगा और इंपोर्ट करेगा फिनिश गुड्स, मतलब रेडीमेड गुड्स।
रेडीमेड गुड्स भारत इंपोर्ट करेगा। ठीक है। अब जैसे इंडिया एक्सपोर्ट क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा रॉ मटेरियल, इसमें प्राइमरी गुड आ जाते हैं जैसे सिल्क, कॉटन, जूट, वूल, इंडिगो, शुगर एटसेट्रा। और भारत इंपोर्ट क्या करेगा, भारत इंपोर्ट करेगा ब्रिटेन के बने हुए रेडीमेड गुड्स जैसे क्लोथ्स, कैपिटल गुड एटसेट्रा। है ना। तो भाई जो देश रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता है वो अच्छा नहीं माना जाता, है ना। और जो इंपोर्ट करता है फिनिश गुड्स वो भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि भाई आप अपने देश में कुछ बना ही नहीं रहे हो, बाहर वालों को माल दे रहे हो और उनसे बने बनाए माल आप इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हो, तो दैट इज नॉट अ साइन ऑफ अ गुड कंट्री। तो ये भारत का स्थिति थी वहां पे। उसके अलावा उन्होंने क्या किया, ये देखिए, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। मोनोपोली का मतलब एकमात्र कंट्रोल, एकमात्र, पूरा कंट्रोल। एकमात्र को कह सकते हो पूरा कंट्रोल, एकमात्र मतलब पूरा, कंप्लीट भी कह सकते हो। कंप्लीट कंट्रोल था भारत के फॉरेन ट्रेड के ऊपर अंग्रेजों का, कंप्लीट कंट्रोल था। कंप्लीट कंट्रोल का मतलब ये कि भारत का 50%, ये लिखा ना 50% से ज्यादा का फॉरेन ट्रेड जो है वो ब्रिटेन में ही करेगा। मतलब अगर आप चाहो भी तो नहीं कर सकते। अगर एक भाई साहब है उनको फॉरेन ट्रेड करना है तो 50% फॉरेन ट्रेड मैंडेटरी है कि वो ब्रिटेन के साथ करेंगे। ऐसा लॉ बना हुआ है, ऐसा कानून बना हुआ है, ब्रिटेन वालों ने बनाया है। और बाकी का जो रेस्ट ऑफ द ट्रेड, जो बचा हुआ ट्रेड है, वो हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। जिनको ब्रिटेन बोलेंगे उनको हमें करना पड़ेगा। चाइना के साथ करना पड़ेगा, श्रीलंका को साइलोन बोलते थे उनके साथ करना पड़ेगा, पर्सिया, ईरान के साथ करना पड़ेगा। बताओ ये क्या बात हुई। ये तो भारत के ट्रेडर्स को बिल्कुल बुरी तरीके से दबोच लिया उन्होंने कि 50% ब्रिटेन के साथ करो और बाकी का 50% ये जो कहेंगे चाइना, श्रीलंका, पर्शिया इनके साथ करो। हमें ऑफर आ रहा है ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, यूरोप की कंट्री से, लेकिन हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने हम पे कानून थोप रखा है कि हम नहीं कर सकते। तो भारत की इकोनॉमी को कंट्रोल किया हुआ था इन्होंने, फॉरेन ट्रेड को कंट्रोल कर रखा था। ठीक है जी, आगे चलते हैं। रही कई कसर उन्होंने कर दी, ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल। बताओ जी, सुएज कैनाल बना दी इन लोगों ने अपने फायदे के लिए। कब बनी थी? 1869 में। पहले समझाता हूं फिर बताऊंगा कि है क्या। देखिए, यहां पे मान लेते हैं इंडिया है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। फिर मुझे ऐसे बनाना आता है, हंसना मत, ठीक है। ये आ गया आपका अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप है ना, बहुत बड़ा है। ये अफ्रीका महाद्वीप आ गया। यहां पे आ गया आपका इंग्लैंड, मान लेते हैं इंग्लैंड यहां आ गया। ब्रिटेन आ गया, ठीक है। ये ब्रिटेन आ गया। भाई उस वक्त कोई हवाई जहाज तो होते नहीं थे, पानी के रास्ते से ही ट्रेड होता था सारा। तो पहले क्या होता था, अंग्रेजों को यहां से पूरा अफ्रीका का चक्कर लगाना पड़ता था और फिर पहुंचते थे वो ब्रिटेन घूम के, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, यहां पे इजिप्ट पड़ता है, इजिप्ट, स्पेलिंग गलत हो गई, अब ठीक है, EGYPT, इजिप्ट। इजिप्ट के रास्ते उन्होंने एक डायरेक्ट रूट निकाल लिया, ये देखो ब्रिटेन की तरफ, ये रूट निकाल लिया। यहां पे है सुएज कैनाल। सुएज कैनाल, सुएज कैनाल क्या है बेटा? एक आर्टिफिशियल वाटरवे है। यानी कि जो पहले घूम के जाना पड़ता था अफ्रीका का चक्कर लगा के, अब डायरेक्ट यहां से इजिप्ट के रास्ते वो ब्रिटेन पहुंच जाते हैं, है ना। तो सुएज कैनाल क्या है? एक आर्टिफिशियल वाटरवे है, मतलब इंसानों का बनाया हुआ पानी का रास्ता है, जिससे डायरेक्ट रूट बन गया है इंडिया और ब्रिटेन के बीच में, डायरेक्टली आप पहुंच सकते हो, ठीक है। और इसने क्या है, कॉस्ट भी रिड्यूस कर दी है और टाइम भी कम कर दिया है। पहले घूम के जाना पड़ता था तो भाई ईंधन ज्यादा लगता था, कॉस्ट बहुत लगती थी पानी के जहाज में, और टाइम बहुत लगता था, महीनों लग जाते थे पहुंचने में। अब क्या है, कॉस्ट भी कम लगती है और टाइम भी कम लगता है, क्योंकि उन्होंने इजिप्ट के रास्ते से इन्होंने एक सुएज कैनाल बना लिया। इससे क्या हुआ, इंटेंसिफाई, और ब्रिटिश का कंट्रोल बढ़ गया भारत के फॉरेन ट्रेड के ऊपर, ये भी काम रहा। तो सुएज कैनाल आज बहुत काम आती है, आज पूरे वर्ल्ड में सुएज कैनाल बहुत काम आ गया,
लेकिन उस वक्त सुएज कैनाल का इस्तेमाल इंडिया से कच्चे माल को ब्रिटेन ले जाने के लिए, मतलब एक्सप्लॉयटेशन के लिए किया जाता था। ठीक है भाई, ओके भाई, आगे चलते हैं। देखो चौथा पॉइंट करते हैं। कह रहे हैं सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट ब्रिटिशर्स, ड्रेन ऑफ वेल्थ। इतना सब कुछ करने के बावजूद, इतना ज्यादा इंडिया को एक्सप्लॉयटेशन करने के बावजूद भी भारत को सरप्लस ट्रेड होता था, यानी कि प्रॉफिट होता था भारत को। समझ रहे हो, भारत को क्या होता था, प्रॉफिट होता था, लेकिन उसका बेनिफिट केवल ब्रिटिशर्स को मिलता था। बताऊंगा मैं क्यों। ड्रेन ऑफ वेल्थ मतलब पैसे की बर्बादी कर दी उन्होंने, पैसे की बर्बादी, पैसे की बर्बादी कर दी अंग्रेजों ने, पैसे की बर्बादी कर दी। ड्रेन मतलब नाला, वेल्थ मतलब पैसा, पैसे को नाले में बहा दिया, मतलब वेस्ट कर दिया, वेस्ट कर दिया। क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया। ठीक है, देखो जी, बहुत ही सरप्राइज की बात है, बहुत ही एक सरप्राइज की बात है कि ब्रिटिश के रूल के दौरान भी इंडिया को सरप्लस होता था, प्रॉफिट होता था। क्यों? क्योंकि इंडिया एक्सपोर्ट हमारे बहुत ज्यादा थे इंपोर्ट से, है ना। इसको ऐसे समझो आप, ये बहुत सरप्राइजिंगली की बात है, इसको ऐसे समझो कि इंडिया अगर 1 लाख रुपए का माल एक्सपोर्ट कर रहा है, ये 1 लाख एक्सपोर्ट कर रहे हैं और 60,000 का इंपोर्ट कर रहे हैं, 60,000 का इंपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या हुआ, हमें 40,000 का प्रॉफिट हुआ ना, सरप्लस हो 40,000 का, 40,000 का में सरप्लस हो रहा है ना। तो ऐसा था भाई, एक्सपोर्ट ज्यादा थे हमारे, इंपोर्ट हमारे कम थे, तो हमें 40,000 का सरप्लस हो गया। फॉर एग्जाम्पल बताया आपको। अब इस सरप्लस का, ये जो ट्रेड सरप्लस हुआ है, इसका इस्तेमाल भारत की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया भारत की ग्रोथ के लिए इसका इस्तेमाल। भारत में स्कूल खोलते, कॉलेज खोलते, रोड बनाते, भाई तुम्हारे जेब से थोड़ी पैसा लग रहा है, ये तो इंडिया की जनता पैसा कमा के देगी है, इंडिया की जनता ने प्रॉफिट कमाया एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से, तो भाई तुम्हें क्या जा रहा है, तुम भारत के डेवलपमेंट पे लगा दो। लेकिन नहीं भाई, उन्होंने सारा पैसा कहां लगाया, उन्होंने सारा पैसा लगा दिया एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, यानी कि ऑफिस सेटअप लगाने में। ब्रिटेन के ऑफिस बना रहे, यहां ऑफिस बना रहा है, वहां ऑफिस बना रहा है, हर जगह ऑफिस बना रहा है। और छोटे मोटे ऑफिस नहीं बनाते थे बेटा, बहुत ही बड़े बड़े ऑफिस बनाते थे। राजा महाराजा के लिए महल बनाते थे। क्या बनाते थे, महल। बहुत खर्चा होता था इसके अंदर, सारा पैसा यहां लगा दिया। इसके अलावा वॉर में पैसा लगा दिया, इंडिया को वॉर में खींच लिया। भाई जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, वर्ल्ड वॉर, उसमें इंडिया को पार्टिसिपेट करवाया जबरदस्ती, इंडिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, जबरदस्ती करवाया। उसके अलावा टू इंपोर्ट इनविजिबल आइटम, यानी कि सर्विसेज इंपोर्ट करते थे। कैसे? जैसे आर्किटेक्ट बुला लिए, आर्किटेक्ट बुला लिए विदेशों से, एजुकेटर्स बुला लिए विदेशों से, तो उनको पेमेंट भी तो देनी पड़ेगी ना। उनको पेमेंट कहां से जाएगी, इंडिया के सरप्लस से उनको पेमेंट जाएगी। तो इन 3 बड़े काम, ये बहुत बेटा इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। मैं दोबारा इसको समझा देता हूं, समझाऊंगा नहीं, बता देता हूं आपको। ये 3 बड़े काम थे जहां पे उन्होंने भारत के पैसे की बर्बादी की, पैसे की बर्बादी कर दी इन 3 जगहों पे। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। अब चलिए आगे चलते हैं। अब हम कर रहे हैं बेटा, ये 1 शॉट वीडियो है, तो मैं पूरा चैप्टर खत्म कराऊंगा आपको, चाहे भले ही आप 2 बार देख लीजिए इसको, लेकिन मैं पूरा चैप्टर खत्म करा के भेजूंगा आपको। देखिए, डेमोग्राफिक कंडीशन, इसका मतलब होता है जनता के हालात, जनता के हालात, जनता के हालात की बात करते हैं। तो भाई अंग्रेजों ने थोड़े बहुत अच्छे काम किए, उसमें से एक काम था कि उन्होंने फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कराई। सेंसस का मतलब जनगणना, जनगणना। भारत में कितने लोग रह रहे हैं भाई, इसको पता तो करें पहले, पॉपुलेशन की काउंटिंग तो करें। तो सबसे पहले पॉपुलेशन भाई ब्रिटिशर्स ने कराई थी 1881 में, उनका शुक्रिया। और 1881 के बाद से लगातार हर 10 साल में पॉपुलेशन की काउंटिंग आज तक होती है। जो लास्ट हमारी काउंटिंग हुई थी, लास्ट जो सेंसस हुई थी हमारी, वो हुई थी 2011 में। कई बार ये सवाल आता है बेटा एग्जाम में, कब हुई थी, 2011 में हुई थी। अब जो होनी थी 2021 में होनी थी, लेकिन वो कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से टल गई।
नहीं हो पाई। तो अब देखते हैं, 2024 चल रहा है, नई सरकार बनी है, देखते हैं कब तक भारत की जनगणना होगी, सेंसस होगी। लेट्स सी। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट आता है आपका, देखिए ये जो डायग्राम है अभी मैं बताऊंगा, ये ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड का डायग्राम है। तो देखिए 1921 को, ये मैंने एरो बनाया यहां पे, देखते हैं 1921, इस ईयर को बोलते हैं द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्यों बोलते हैं मैं पहले समझा देता हूं। क्योंकि 1921 से पहले भारत की पॉपुलेशन कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, घट रही है, स्टेबल है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ गई, घट गई, बढ़ गई, घट गई, बढ़ गई, घट गई, ऐसे मामला चल रहा है। ठीक है, ये बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है। लेकिन जैसे ही 1921 आया, उसके बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ, लगातार भारत की पॉपुलेशन बढ़ रही है, 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 बढ़ रही है। इसलिए 1921 को बोलते हैं क्या, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। पॉपुलेशन घट रही, बढ़ रही है और लगातार बढ़ रही है ना। अच्छा, एक बात और इसमें कि 1921 से पहले भारत फर्स्ट स्टेज पे था और 1921 के बाद सेकंड स्टेज पर आ गया। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वर्ड यूज होता है, इसका मतलब होता है कि बदलाव क्या हो रहा है जनसंख्या में। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब बेटा बदलाव। तो पहली स्टेज पे था 1921 से पहले, फिर सेकंड स्टेज पे चला गया। ये जो डायग्राम है बेटा, ये ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड का डायग्राम है, इसका डायग्राम है। तो चलिए अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि 1921 को बोलते हैं द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। बढ़िया, क्योंकि 1921 से पहले, बिफोर, इंडिया की पॉपुलेशन जो थी फ्लक्चुएट कर रही थी ईयर टू ईयर। फ्लक्चुएट मतलब ऊपर नीचे हो गई थी। लेकिन 1921 के बाद कभी कमी नहीं हुई, लगातार कांस्टेंट बढ़ रही, कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। और 1921 के बाद से इंडिया सेकंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन, ये मैंने बताया था यहां पे, सेकंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन में भारत पहुंच गया था। ठीक है, तो अब देखते हैं कि भाई ब्रिटिशर्स ने भारत की जनता के लिए क्या किया, क्या नहीं किया। तो ये पॉइंट बनता है हमारा। देखिए पहला पॉइंट आता है हाई बर्थ रेट और डेथ रेट। भाई बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत हाई थी। हाई का मतलब बहुत ज्यादा लोग मरते थे। बर्थ रेट का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 इन अ ईयर। एक साल में 1000 लोगों पर कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, उसे बोलते हैं बर्थ रेट। और डेथ रेट क्या हो गया कि एक साल के अंदर 1000 लोगों के ऊपर, 1000 लोगों के ऊपर का मतलब 1000 लोगों में कितने लोग मर रहे हैं, इसे बोलते हैं डेथ रेट। तो दोनों ही बहुत हाई थी बेटा, दोनों ही बहुत हाई थी। बर्थ रेट थी आपकी 48 पर 1000 और डेथ रेट थी आपकी 40 पर 1000। यानी कि हर 1000 में से 48 बच्चे जन्म लेते थे एक साल में, और हर 1000 में से 40 लोग मरते थे एक साल में। तो एक तरीके से कह सकते हैं बैलेंस था मामला, 48 बच्चे जन्म ले रहे, 40 लोग मर रहे हैं। तो एक तरीके से कह सकते हो कि बैलेंस थी। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। अंग्रेजों ने भारत के अंदर बर्थ रेट को रोकने के लिए नए हॉस्पिटल या हॉस्पिटल खोले ही नहीं, मतलब सॉरी, बर्थ रेट को कंट्रोल करने के लिए पीपल को एजुकेट नहीं किया, लोगों को एजुकेट नहीं किया कि भैया कम बच्चे पैदा करो। कोई एजुकेशन नहीं है, जो चल रहा है चल रहा है, रेलम रेल चल रहा है। और डेथ रेट को कम करने के लिए हॉस्पिटल्स ही नहीं खोले अंग्रेजों ने, हॉस्पिटल्स खोले ही नहीं उन्होंने। ठीक है, तो जनता की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं था। अगला पॉइंट है लो लिटरेसी रेट। लिटरेसी मतलब होता है बेटा साक्षरता, पढ़े लिखे लोगों की संख्या। साक्षरता बोलते हैं हिंदी में, साक्षरता मतलब पढ़ा लिखा होना। ठीक है, तो पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत कम थी बेटा। और पढ़े लिखे किसको बोलते थे, जो रीड कर ले, राइट कर ले, जो थोड़ा बहुत पढ़ ले कि क्या लिखा हुआ है और अपना नाम लिख ले, उसको कहते थे लिटरेट बंदा है, वो पढ़ा लिखा बंदा है। इतना लो स्टैंडर्ड उन्होंने कर रखा था। आज के जमाने में 12वीं पास को पढ़ा लिखा नहीं मानते, जब तक कॉलेज नहीं करोगे, एमबीए नहीं करोगे, ग्रेजुएशन नहीं करोगे। उस जमाने में स्टैंडर्ड बहुत लो था। और इतने लो स्टैंडर्ड में देखो 16% ओवरऑल लिटरेसी रेट थी, और वुमेन की लिटरेसी रेट थी केवल 7%। यानी कि 100 में से 16 मैन पढ़े लिखे थे और 100 में से 7 वुमेन पढ़ी लिखी थी। समझ रहे हो, तो कितना बड़ा जेंडर बायस इससे इंडिकेट होता है। जेंडर बायस कितना ज्यादा था। लड़का लड़की में भेदभाव आज भी है, लेकिन उतना नहीं है, आज तो बहुत कम हो गया है।
उस वक्त बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो जेंडर बायस किससे दिखता है बेटा? लो लिटरेसी रेट। ये एग्जाम में आता है बेटा, एग्जाम में आता है, कई बार एमसीक्यू में पूछ लेता है कि जेंडर बायस किससे दिखता है, तो जेंडर बायस दिखता है लो लिटरेसी रेट से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी, इन्फेंट होता है छोटा बच्चा, 1 साल से कम उम्र का बच्चा। इन्फेंट मतलब बच्चा, शिशु बोल सकते हो इसको हिंदी में। शिशु कौन होता है? जो 1 साल से कम उम्र का बच्चा होता है। ठीक है, 1 साल से छोटा, 1 साल से, अरे यार चलो बेटा वीडियो लाइक कर देना, इतना मुझे, इतना देर से मैं बोल रहा हूं लगातार। इफ यू appreciate my efforts, so please like the video, subscribe my channel and share the video to your friends and relatives। 1 साल से छोटा बच्चा। ठीक है बेटा, ओके। तो देखो क्या हो गया इसका मतलब, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब वही है छोटा बच्चा, ये शिशु, इन्फेंट डाइंग बिफोर रीचिंग 1 year ऑफ एज, यानी कि 1 साल तक होते होते बच्चे मर जाते थे। 1000 बच्चों पे कितने बच्चे मरते थे, उसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। तो उस वक्त बहुत हाई थी बेटा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, 218 पर 1000। यानी कि अगर 1000 बच्चों ने जन्म लिया है तो 218 बच्चे 1 साल होते होते इस निर्दय निर्मम पापी दुनिया को छोड़कर चले जाते थे। आज अगर ये देखें तो ये आता है 30 पर 1000। कितना हमने रिड्यूस कर दिया है, इंडिया ने कितना रिड्यूस कर दिया। अंग्रेजों ने कुछ काम नहीं किया, हॉस्पिटल वगैरह नहीं खोले, तो ये उनकी बड़ी गलती थी। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट करते हैं। अगला पॉइंट है लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब एवरेज एज, लिखा है ना यहाँ पे, एवरेज लाइफ ऑफ पर्सन, इसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो उस वक्त थी केवल 44 साल। बताओ 44 साल, केवल 44 साल एक व्यक्ति जीता था, मतलब एवरेज निकाला गया ये। और आज ये 69.4 ईयर हो गई है। अब आपके मन में जरूरी सवाल आएगा कि भैया ये कैसे हो गया, 64 कैसे हो गई? भाई पहले के जमाने में लोग मरते भी ज्यादा थे ना। तो अगर एक व्यक्ति 100 साल जिया, 100 साल जिया एक व्यक्ति, और एक बच्चा 10 साल की उम्र में मर गया, तो इसका अगर एवरेज निकालोगे तो 110 बाय 2 यानी कि 55 ईयर आ गया। तो इसीलिए ये 44 आया है। इसका मतलब लोग जो थे, बच्चे ज्यादा मरते थे इसका मतलब, तो एवरेज जो है वो कम आई है। आज ये 69.4 है। आज भारत में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, अगर आपके पास पैसा अच्छा खासा है तो बड़ी से बड़ी बीमारी से आप लड़ सकते हो। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट करते हैं। अगला पॉइंट आता है आपका बेटा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, कि काम धंधा कैसा था, मतलब काम धंधा, काम धंधा कैसा था। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। मतलब भारत के लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, या टर्सरी सेक्टर में, कितने, मतलब भारत के कितने परसेंट लोग कहां कहां काम कर रहे हैं, इसे बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो बेटा प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, देखिए फार्मिंग, जहां पे फार्मिंग होती है, जहां पे फार्मिंग होती है, फिशिंग होती है, माइनिंग होती है, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, जो लोग इन सब कामों में होते हैं, इसका मतलब वो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यानी कि कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, जहां पे इंडस्ट्री होती है, कंस्ट्रक्शन होता है, कंपनीज होती हैं, पावर जनरेशन होता है, वो सेकेंडरी सेक्टर होता है। इनका काम होता है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। तीसरा पॉइंट है टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर। इसके अंदर सर्विसेज आती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट की सर्विस, एजुकेशन की सर्विस, फाइनेंस की सर्विस, एटसेट्रा लगा लो। चलो ठीक है बेटा। अब देखो वहां पे जब भारत गुलाम था, जब ब्रिटिशर्स का भारत पे राज था, तो प्रीडोमिनेंस, लेट मी यूज द रेड पेन नाउ, प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन, यानी कि ज्यादातर लोग प्राइमरी एजुकेशन, सॉरी एजुकेशन कह रहा हूं, ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर सेक्टर का सबसे बड़ा रोल था। 72% लोग एग्रीकल्चर में एंगेज थे। मैन्युफैक्चरिंग में देखिए आप, केवल 10% लोग मैन्युफैक्चरिंग में थे।
सर्विस सेक्टर में 18% लोग थे। ये आज की बात नहीं कर रहे बेटा, ये कर रहे हैं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इन सबको जोड़ोगे तो 100% बन जाएगा, है ना। आज की अगर बात करें, 2024 की बात करें, तो आज सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा है, ठीक है। लेकिन उस जमाने में एग्रीकल्चर ज्यादा था, आज सर्विस सेक्टर ज्यादा है। अब रीजनल वेरिएशंस की बात करते हैं। रीजनल वेरिएशन का मतलब यह हो गया कि अनबैलेंस ग्रोथ थी बेटा, इंडियन इकोनॉमी की अनबैलेंस ग्रोथ थी। कुछ स्टेट्स ऐसे थे जहां पे एग्रीकल्चर पे बहुत डिपेंडेंट थे लोग, एग्रीकल्चर ही करते थे, जैसे पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान, सारे के सारे लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, बहुत डिपेंडेंट है। जबकि कुछ स्टेट्स ऐसे थे जहां पे लेस डिपेंडेंट थे लोग एग्रीकल्चर के ऊपर। मद्रास प्रेसिडेंसी के इलाके जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, बॉम्बे, उस वक्त बॉम्बे हुआ करता था, बंगाल, ये मतलब लेस डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर पे। ये मोर डिपेंडेंट थे, ये लेस डिपेंडेंट थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब लोग। अब ज्यादा नहीं बचा, इंफ्रास्ट्रक्चर बचा है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो बेटा मैं दाद देता हूं, मैं बहुत आपको अप्रिशिएट करता हूं कि आप बहुत लंबी वीडियो देखने के आदी हैं। अच्छा है एक ही बार में पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, इट्स अ नाइस थिंग। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो देखिए दो तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अंग्रेजों ने, यस ये उनकी बात है कि भाई उन्होंने रेलवे इंडिया को बना के दी, रेलवे एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था, रेलवे बना के दी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था ब्रिटिशर्स का। 1850 में रेलवे आई थी, मतलब 1850 में पटरियां वगैरह बिछने लग गई थी। पहली ट्रेन जो भारत में चली थी वो थी बॉम्बे टू थाने, ये दोनों महाराष्ट्र में है, 16 अप्रैल 1853। ये डेट याद करना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 अप्रैल 1853 में पहली ट्रेन चली थी बॉम्बे टू थाने। लेकिन उन्होंने क्यों चले अंग्रेजों ने बेटा, क्यों चले अंग्रेजों ने ये ट्रेन भारत में, ये ट्रेन भारत में क्यों चलाई? ट्रांसपोर्ट करने के लिए फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन टू इंटीरियर पार्ट्स ऑफ कॉलोनियल इंडिया, मतलब भारत के अंदरूनी भाग तक, अंदर तक, भारत के डीप डाउन, शहर से अंदर जाके गांव की तरफ, छोटे शहरों की तरफ अपना माल बेचने के लिए उन्होंने भारत में रेलवे चलाई। ये उनका मकसद था, ये उनका पर्पस था, ठीक है, ये बात है जी। अब बात करते हैं रोड की। देखो जी रोड, तो उन्होंने रोड डेवलप किए भारत के अंदर, सही बात है, रोड बनाया उन्होंने अपनी आर्मी को मोबिलाइज करने के लिए, आर्मी को इकट्ठा करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए उन्होंने इंडिया में रोड बनाए थे, इकट्ठा करने, ताकि उनकी आर्मी जल्द से जल्द इकट्ठी हो जाए और भारत के जो रेबेल लोग हैं, जो भारत के लिए जो लड़ाई कर रहे हैं, आजादी की लड़ाई कर रहे हैं, उनको कंट्रोल कर सके। और एक और कारण था रोड बनाने का कि उन्होंने रॉ मटेरियल को जो है वो निकाल सके भारत के कंट्री साइड, गांव से मतलब गांव से रॉ मटेरियल को निकाल के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन तक लाया जा सके या पोर्ट पे लाया जा सके, इसलिए उन्होंने रोड बनाए थे। और उन्होंने कोई ऑल वेदर रोड नहीं बनाए जो हर मौसम में काम आए, नॉट ऑल वेदर रोड, ऑल वेदर रोड। हालांकि भारत में भी अब ऑल वेदर रोड नहीं बनते हैं, बहुत जल्दी रोड टूट जाते हैं, तो उन्होंने भी नॉट ऑल वेदर रोड, अच्छे रोड उन्होंने नहीं बनाए भारत में, ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं पोर्ट की। तो भैया पोर्ट की तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पोर्ट तो चाहिए उनको, तो उन्होंने पोर्ट भारत में बनाए। पोर्ट क्यों बनाए? ताकि वो रॉ मटेरियल को वो ले जा सके, एक्सपोर्ट कर सके, ब्रिटेन ले जा सके रॉ मटेरियल को, और ब्रिटेन से इंपोर्ट कर सके फिनिश गुड्स इंडिया में, इसलिए उन्होंने पोर्ट बनाई। पोर्ट लिखा है POR है, पोर्ट। पोर्ट मतलब होता है बेटा बंदरगाह, है ना, समुद्र में ना जहां से शिप आके रुकती है, जहां पे शिप का स्टे होता है, वो पोर्ट होते हैं, बंदरगाह बोलते हैं इसको, हार्बर भी बोलते हैं कई लोग। तो डेवलपमेंट उन्होंने किया, वाटरवे बनाया उन्होंने, लेकिन वो काफी अनइकोनॉमिकल थे, बहुत खर्चीले थे बेटा, बहुत खर्चा कर दिया उन्होंने पोर्ट बनाने में, सारा पैसा भारत का लगा दिया पोर्ट बनाने में। ऐसा एग्जांपल देते हैं कि उन्होंने उड़ीसा कोस्ट पर एक बहुत ह्यूज कॉस्ट से बनाया था उन्होंने, पोर्ट बनाया था, जो बाद में उनको अल्टीमेटली अबैंडन, छोड़ना पड़ गया, बंद करना पड़ गया, बहुत ज्यादा पैसे लगा दिए और वो उनको पोर्ट छोड़ना पड़ गया। वो रेलवे से कंपीट नहीं कर पाया, पोर्ट रेलवे से कंपीट नहीं कर पाया और वो छोड़ दिया।
ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। भाई कम्युनिकेशन बनाया उन्होंने, अच्छी बात है भाई, ये सबसे अच्छा काम लगा मुझे उनका। उन्होंने कम्युनिकेशन बनाया, पोस्ट बनाई, टेलीग्राफ बनाया, अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। ये भाई उनका मकसद था, ये उनका पर्पस था कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाह रहे हैं, मतलब कानून व्यवस्था को बनाए रखना। अब उसके लिए कम्युनिकेशन जरूरी ना बेटा। जैसे मैंने बताया आपको कि भारत के लोग रेबल करते थे, बहुत ज्यादा रिवोल्ट करते थे, तो भारत के लोगों को दबाने के लिए कि वो रिवोल्ट ना करें, इसके लिए पुलिस प्रशासन का चुस्त दुरुस्त होना जरूरी है, उनको इंफॉर्मेशन मिलनी जरूरी है। इसलिए उन्होंने क्या किया, पोस्ट और टेलीग्राफ बनाए। पोस्ट का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस, ये इंपॉर्टेंट है, पोस्ट ऑफिस ये उनकी देन है, ठीक है जी, ये उन्होंने बनाया। चलिए जी, अब हम बात करते हैं पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन बाय ब्रिटिशर्स। ब्रिटिश पॉजिटिव कुछ अच्छा काम भी करके गए, नहीं करके गए? तो भाई कुछ अच्छा काम किया उन्होंने, पता नहीं जानबूझ के किया अनजाने में किया, कुछ अच्छा काम भी करके गए, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो कह रहा है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, मतलब जैसे देखिए मैं आपको समझाता हूं। उन्होंने पार्लियामेंट बनाई, है ना, उन्होंने आईएएस और आईपीएस जैसी व्यवस्थाएं बनाई, है ना, उन्होंने कोर्ट वगैरह बनाए। क्या बनाए? कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बनाया उन्होंने, है ना। ये तो भाई ये उन्होंने बनाया, तो ये एक व्यवस्था चलाने के लिए तो बनाया। पार्लियामेंट होगी जहां पे लोग कानून बनाएंगे, आईएएस आईपीएस पूरे देश को, मतलब जो उनके इलाके हैं उनका संचालन करेंगे, उनको ऑपरेट करेंगे। कोर्ट लड़े झगड़े को जो है सेटल करने के लिए उन्होंने कोर्ट बनाए। तो जब वो इंडिया से गए, जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को लेफ्ट किया, तो इंडिया को एक लीगेसी मिल गई एफिशिएंट सिस्टम की। ये सिस्टम इंडिया को बना बनाया मिल गया, इंडिया को बनाना नहीं पड़ा। बस पार्लियामेंट से, आईएएस आईपीएस से, कोर्ट से ब्रिटिश के लोग चले गए, इंडिया के लोग आ गए। तो इंडिया को कुछ खास मेहनत नहीं करनी पड़ी इसको डेवलप करने के लिए, ये डेवलप किया हुआ मिल गया। लिखा है ना, रेडी रेफरेंस फॉर आवर पॉलिटिकल एंड प्लानर्स। हमारे जो प्लानर्स थे और पॉलिटिशियंस थे, उनको रेडी रेफरेंस मिल गया, उनको एक एग्जाम्पल मिल गया कि इस एग्जाम्पल से हमें देश को चलाना है, क्योंकि ब्रिटिशर्स देश चला के गए थे। तो एडमिनिस्ट्रेशन बेटा उन्होंने दिया हमें। दूसरा उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन बेटा, ये रेलवे को मानते ही हैं, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रेलवे है भारत में ब्रिटिशर्स का। इससे नई अपॉर्चुनिटी खुली, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई और सोशल ग्रोथ हुई भारत की। और आज रेलवे भारत में सबसे ज्यादा नौकरी देता है ना। तो ये बात है, तो रेलवे उन्होंने दिया भारत में। कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर किया उन्होंने, भारत के लोगों की सोच को, आउटलुक मतलब उनकी सोच को बदला, उनकी सोच को चेंज किया उन्होंने। फार्मर को बोला कि आप हार्वेस्ट, फसल उगाओ मार्केट में सेल करने के लिए, फसल उगाओ कहां पे? मार्केट में सेल करने के लिए फसल उगाओ। जिससे क्या है, लोगों की सोच चेंज हुई और किसान जो है वो बिजनेसमैन की तरह सोचने लग गया। उन्होंने फेमाइन पे कंट्रोल किया। फेमाइन मतलब अकाल आया भी उन्हीं की वजह से, अकाल आया भी उन्हीं की वजह से। भूखमरी बोलते हैं बेटा इसको, भूख मरी। अकाल उनकी वजह से आया, लेकिन उन्होंने ही काफी हेल्प की उसको कम करने में। कैसे बेटा? रैपिड मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन टू फेमाइन अफेक्टेड एरिया। जहां पे फेमाइन आया है वहां पे फूड की सप्लाई बढ़ाओ, फूड की सप्लाई बढ़ाई उन्होंने। और फूड की सप्लाई तभी बढ़ेगी जब ट्रांसपोर्ट होगा, और ट्रांसपोर्ट तो उन्होंने दिया। रोड बनाई, पुल बनाए, सड़कें बनाई, है ना। तो वहां पे फूड की सप्लाई तभी तो हो पाई जब उन्होंने सड़कें बनाई, पुल बनाए। अब एक नदी, जैसे मान लीजिए नदी है, ठीक है, ये नदी हो गई है हमारी, नदी के यहां पे गांव के लोग मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, तो उन्होंने यहां पुल बना दिया था, तो पुल से जो फूड की सप्लाई जा पाई, वहां पे फूड की सप्लाई जा पाई, तो फेमाइन कंट्रोल हो गया, फेमाइन को कंट्रोल करने में सहायता मिली। ठीक है, हालांकि फेमाइन भी उन्हीं की वजह से आया था। उन्होंने भारतीय किसानों को कैश क्रॉप उगाने के लिए फोर्स किया था, पर क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा दोनों, तो यहां पे हम अच्छा पहलू कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला है मॉनेटरी सिस्टम। ये देखिए मॉनेटरी सिस्टम, तो उन्होंने भारत को मॉनेटरी सिस्टम दिया। भारत पहले बार्टर सिस्टम में ही बिलीव करता था, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज था, मतलब वस्तु के बदले वस्तु, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन भारत में होता था। इसमें काफी सारी दिक्कतें थी। ये आपका जो मनी चैप्टर है, ये वस्तु नहीं वस्तु है,
जो मनी चैप्टर उसमें बहुत डिटेल में बताया गया है। उन्होंने मॉनेटरी सिस्टम दिया, उन्होंने रुपए चलाए भारत के अंदर, रुपीज चलाए, ठीक है। और उन्होंने ही आरबीआई की स्थापना की थी भारत में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1935 में आरबीआई ने फंक्शन करना शुरू कर दिया था, 34 में वो बना था, 35 में फंक्शन शुरू हो गया था। तो ये मॉनेटरी सिस्टम अंग्रेजों ने दिया, उन्होंने सिखाया भी रुपये का इस्तेमाल करो, कब तक बार्टर सिस्टम में खेलते रहोगे आप। बार्टर सिस्टम में एक पार्टी को नुकसान होता था, तो उन्होंने कहा रुपए अपनाओ, आप रुपीज में काम करो। तो ये वाला पॉइंट बन गया हमारा। ठीक है जी, चलिए अब हम करते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट। तो फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स करते हैं, क्या थे। अर्बनाइजेशन बहुत कम था बेटा, इंडिपेंडेंस के टाइम अर्बनाइजेशन बहुत कम था, भारत की ज्यादातर पॉपुलेशन गांव में रहती थी। 1948 का अगर डेटा की बात करें तो 14% पॉपुलेशन अर्बन शहरों में रहती थी और 86% पॉपुलेशन गांव में रहती थी, गांव में रहती थी। भारत की कॉलोनियल इकोनॉमी थी, भारत कॉलोनी था, इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स। कॉलोनी का मतलब वो ब्रिटिश इंडिया से रॉ मटेरियल लेके जाते थे और फिनिश गुड्स लाके इंडिया में बेचते थे, तो हम कॉलोनी थे का मतलब हम उनके अंडर थे, हम कॉलोनी थे। इंडिया की इकोनॉमी बिल्कुल बैकवर्ड इकोनॉमी थी, बैकवर्ड इकोनॉमी थी। क्या साइन थे बैकवर्ड इकोनॉमी के। लो प्रोडक्टिविटी थी, लो पर कैपिटा इनकम थी, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी हम जो करते थे ट्रेडिशनल मेथड से करते थे, पुराने मेथड हम लोग यूज करते थे, हल वगैरह चलाते थे, है ना, ये था पुराने मेथड थे। और मास इलिटरेसी मतलब जो है अशिक्षा, अशिक्षा बहुत ज्यादा थी, ठीक है। अशिक्षण लिख दिया मैंने, अशिक्षा है वैसे, वो क्षण है, आप समझ जाना इसको। चलिए जब बात करते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी की, तो देखिए स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या होती है, हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा की हुई है इसी चैप्टर में। स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब होता है जिसमें वेरी लिटिल या नो ग्रोथ, ग्रोथ ही ना हो, इकोनॉमी ग्रो ही नहीं कर पा रही है। जैसे यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं करते ना, बढ़ते नहीं है, ऐसे हमारा चैनल भी बेटा थोड़ा सा स्टैग्नेंट पे आया हुआ है फिलहाल। तो अगर आप लोगों की हेल्प रही, आप लोग का साथ रहा, आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे, तो थोड़ी बहुत ग्रोथ हमारे चैनल में भी दिख जाएगी। तो ये वेरी लिटिल और नो ग्रोथ रेट भारत में थी। अब उन्होंने डेटा दिया है कि भारत में जो है वो 2% से लेस देन ग्रोथ रेट थी, और पर कैपिटा, जो पर कैपिटा इनकी एक इंसान की जो इनकम होती है वो 0.5%। यानी कि अगर आपकी इनकम 100 रुपए है तो नेक्स्ट ईयर आपकी इनकम हो जाएगी 100 रुपए 50 पैसे, ये ग्रोथ रेट है आपकी 0.5%। तो ये कोई ग्रोथ रेट है, मतलब बिल्कुल भी ग्रोथ रेट नहीं है। तो इंडिया की इकोनॉमी जो रुकी हुई थी, ये ना के बराबर है बेटा, ये तो वेरी लिटिल नो ग्रोथ रेट के बराबर है, ये तो है ना, 100 से 100 रुपए 50 पैसे, तो ये क्या कोई ग्रोथ रेट हुई नहीं। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कभी अटेम्प्ट, कोशिश ही नहीं की इंडिया की नेशनल इनकम को नापने की या पर कैपिटा इनकम को नापने की, ठीक है। उनको क्या लेना देना, पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है एक व्यक्ति की इनकम, एक व्यक्ति की इनकम, इसको पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, एक व्यक्ति की इनकम। हालांकि उस वक्त कुछ नोटेबल, सम नोटेबल, कुछ महत्वपूर्ण, नोटेबल मतलब इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने भारत की पर कैपिटा इनकम को और नेशनल इनकम को काउंट किया था, ये उनके नाम लिखे हुए यहां पे। अब देखो इनका नाम कैसे याद करेंगे, इसको नाम को याद करने की एक ट्रिक मैंने बनाई है, ये बेटा इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है बेटा, ये नाम पूछता है कई बार। तो ट्रिक ऐसे है कि दादा भाई, दादा भाई विल, ये विल लिखा है, विल फाइंड राव एंड देसाई इन रजाई। ठीक है जी, ये ट्रिक है। आप देखो नाम, इसको याद कर लो, आपको ना दरअसल नाम याद नहीं करना, सिर्फ पहचानना सीखना है। लिखा है दादा भाई विल फाइंड, ढूंढेगा, ढूंढेगा राव और देसाई को, कहां पे, रजाई में।
राव देसाई रजाई में छुपे हुए हैं तो उनको ढूंढेगा दादा भाई। तो देखिए दादा भाई से बन जाएगा हमारा पहला है दादा भाई नौरोजी। ठीक है। विल से बन जाएगा हमारा विलियम डिगबई। फाइंड से बन जाएगा फिंडले श्रीरास। फाइंड से फिंडले श्रीरास। राव से बन जाएगा VKRV राव। देसाई से बन जाएगा RC देसाई। ठीक है जी। ये आपको नाम पहचानने आने चाहिए। ठीक है। अब पॉइंट बनता है कि इनमें से सबसे पहले किस व्यक्ति ने भारत की नेशनल इनकम निकाली, तो दादा भाई नौरोजी थे। फर्स्ट पर्सन थे। फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने नेशनल इनकम निकाली। ठीक है। और VKRV राव थे जिन्होंने सबसे अच्छी, मोस्ट सिग्निफिकेंट सबसे अच्छी नेशनल इनकम इन्होंने निकाली, राव साहब ने, VKRV राव। ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग। अब तो चैप्टर खत्म होने वाला है बस। अब है सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। भारत की इकोनॉमी सेमी फ्यूडल थी, ना तो पूरी फ्यूडल थी ना पूरी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, एक तरीके से मिक्स इकोनॉमी थी। यानी कि जमींदार भी थे भारत के अंदर, जमींदार सिस्टम था भारत के अंदर। इसी को बोलते हैं सेमी फ्यूडल सिस्टम। ठीक है। ना पूरी कैपिटलिस्ट ना पूरी फ्यूडल जमींदारी सिस्टम था, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थी। भारत की डिप्लेटेड इकोनॉमी थी। देखो जी, डिप्लेटेड का मतलब क्या होता है? मतलब भारत की इकोनॉमी के अंदर फिजिकल एसेट्स को कोई अरेंजमेंट नहीं की गई थी, उनको रिप्लेस करेंगे। फिजिकल एसेट जो है उन्हीं का इस्तेमाल करते रहेंगे। मशीन का ओवर यूज करेंगे, एक्सेसिव यूज करेंगे भारत के अंदर, नई मशीन नहीं लेके आएंगे। तो उन्होंने डिप्लेटेड इकोनॉमी रखी। एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी, मतलब एम्प्यूटेटेड वर्ड का मतलब टूटा फूटा, मतलब एम्प्यूटेड मतलब कट जाना, काटना। तो भारत की इकोनॉमी पे पार्टीशन, उन्होंने, अंग्रेजों ने भारत का पार्टीशन करवा दिया था, जिसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा था भारत की इकोनॉमी के ऊपर। भारत की रॉ मटेरियल भारत को मिलता नहीं था, जूट के लिए, कॉटन के लिए हमें फर्टाइल लैंड नहीं मिलता था। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमें जूट और कॉटन के जो ग्रोइंग एरियाज थे वो पाकिस्तान में चले गए थे। इसीलिए भारत की इकोनॉमी एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी थी, कटी हुई इकोनॉमी थी। ठीक है बेटा पूरा चैप्टर हमारा हो गया। अब बस थोड़ी देर आप सब्र कर लो। अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हो तो आप में बहुत सब्र है, थैंक यू सो मच। बस थोड़ा सा और सब्र कर लो। ये डेट्स कुछ याद करा देता हूं आपको, एग्जाम में बेटा, एग्जाम में आता है ये 10 इंपॉर्टेंट डेट और ईयर है जो पूरे चैप्टर की मैंने एक जगह लिख दी है कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, 1793 में जमींदारी सिस्टम भारत में लागू हुआ था, 1850 में इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे भारत में हुआ था, भारत में पटरियां बिछने लगी थी, रेलवे आ गई थी। 1853 में पहली ट्रेन भारत में चली थी, मैंने आपको डेट पढ़ाई है आपको, 16 अप्रैल 1953, बॉम्बे टू ठाणे। 1969 में ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनाल भारत में हुई थी। 1881 में, मतलब ये ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनाल इजिप्ट में थी बेटा, इजिप्ट में बनी थी। ठीक है। 1881 में पहली ऑफिशियल सेंसस भारत में हुई थी। 1907 में, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, शायद ना दिख रहा हो आप, 1907 में टिस्को की स्थापना हुई थी, जो टाटा वालों ने की थी। टाटा वालों ने टिस्को की स्थापना की थी। 1921 को बोलते द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ये मैंने बताया क्यों बोलते हैं इसको, चैप्टर में बताया। 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना हुई थी, प्लेन वगैरह बनने लगे थे, प्लेन वगैरह उड़ने लगे थे। ठीक है। और 1947 में भारत आजाद हुआ था, भारत की आजादी 1947। ये 10 डेट हो गई है। कुछ फैक्ट्स और कर लेते हैं चैप्टर से रिलेटेड, बस फिर ये चैप्टर खत्म है। काफी लंबी वीडियो बन गई है। कुछ फैक्ट्स और कर लेते हैं। तो मैंने बताया दादा भाई नौरोजी जो थे वो, उनको फादर ऑफ नेशनल इनकम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो पहले इंसान थे जिन्होंने फर्स्ट वन टू एस्टिमेट नेशनल इनकम। ये इस ईयर में 1867-68 में उन्होंने नेशनल इनकम निकाली थी। सबसे अच्छी, मोस्ट सिग्निफिकेंट मेथड जो था नेशनल इनकम निकालने का, मैंने पहले ही बताया आपको, वो VKRV राव का था। ठीक है। जमींदारी सिस्टम लॉर्ड कॉर्नवेलिस भारत में लेके आए थे 1793 के अंदर। जमींदारी सिस्टम ने भारत की कमर तोड़ दी थी एग्रीकल्चर की।
ठीक है। पहली ट्रेन भारत में चली थी 16 अप्रैल 1853 बॉम्बे टू थाने। मॉडर्न पोस्टल सिस्टम यानी कि डाक खाना, चिट्ठियों वाला सिस्टम भारत में 1837 में चला था, पहली बार अंग्रेजों ने चलाया था। और बंगाल का जो फेमाइन था, अकाल था बंगाल का, अकाल जो था वो 1943 में आया था और 30 लाख लोग जो उसमें मर गए थे, भूखमरी से मर गए 30 लाख लोग। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहां पे आपका चैप्टर की समाप्ति होती है। काफी लंबी वीडियो बन गई है। अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो शुक्रिया आपका। आप ऐसे मत जाना, आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपके किसी दोस्त को या रिश्तेदार को ये वीडियो काम आ सकती है तो वीडियो को बेटा शेयर कर देना। ठीक है, किसी और वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्ते।